हमारे फैमिली मेंबर में। फैमिली मेंबर में क्या है? जी सर, वो सांसद है सर। सांसद? जी सर। यूपीएससी ड्रामा प्री सरकाज़म। 6 मार्च 2026 को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के फाइनल रिजल्ट्स आते हैं और बुलंदशहर यूपी की एक कैंडिडेट शिखा ऑल इंडिया रैंक 113 सिक्योर करती हैं। शिखा जी ने पीडीएफ में अपना नाम देखा और वो खुश हो गई और उनके साथ उनकी फैमिली भी खुश हो गई। इतनी खुश हो गई कि जश्न का माहौल बन गया। इतना अच्छा माहौल बन गया कि लोकल सेलिब्रेशन में 1200 लोग शामिल हो गए। इतने तो शादियों में नहीं आते हैं। 1200 मिठाइयां बंटने लग गई, विक्ट्री मार्च निकलने लग गए और न्यूज मीडिया को मिल गई एक नई सक्सेस स्टोरी। और टैगलाइन भी एक नंबर है, चपरासी की बिटिया ने यूपीएससी क्रैक कर लिया। पर असली एस क्रैकिंग मोमेंट तब हुआ जब शिखा जी ने रोल नंबर चेक किया और तब पता चला कि इन्होंने तो मेंस ही क्लियर नहीं किया है। तो यहाँ तक बात बढ़ कैसे गई? और जिसका नाम रिजल्ट में आया था वो रोहतक ओवर कॉन्फिडेंस, ब्लेटेंट वेट, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। आई थिंक शी न्यू ना, आई जेन्युइनली थिंक शी न्यू एवरीथिंग, बट उसे खाली फील करना था कि भाई कैसा होता है, मतलब टू गेट अ रैंक और समथिंग। और उसने प्रैंक खेल दिया पूरे गांव पे। हरियाणा वाली शिखा जी थी लमाओ। लेकिन यूपी के गाजीपुर से आने वाली आकांक्षा सिंह जी ने ऑल इंडिया रैंक 301 सिक्योर किया है, जो कि सच में हुआ है। तो फिर अलग क्या है? क्योंकि उसका सेलिब्रेशन किया है बिहार आरा की आकांक्षा सिंह ने और उनको कॉन्फिडेंस भी था कि इस बार उनका निकल ही जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने न्यूज मीडिया में बताना चालू कर दिया और कैसे वो तैयारी करती थी, कितने घंटे पढ़ती थी, कैसे निकाल सकते एग्जाम, सब बता दिया। और जो असली आकांक्षा सिंह है वो फेसबुक में क्लेम कर रही है कि उनके आईडी को इंपर्सनेट किया जा रहा है, क्योंकि रोल नंबर और नाम अपेरेंटली सेम था और जो असली डिफरेंस था वो फादर के नाम पे था, इसीलिए बाप का नाम। मतलब उन्होंने लाइक वो चेक कैसे नहीं कर ली? इतना बड़ा अगर मैं होता भाई, मैं तो एक एक लाइन चेक करता भाई, ये मेरा ही है ना, लाइक कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है ना। एंड पूरे उन्होंने न्यूज़ मीडिया को ला दिया। उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया क्या? इन्होंने बोला कि हाँ भाई हम हैं, वो आए, उनका ओके चलो बनाते हैं न्यूज़। इज इट स्क्रिप्टेड? नाम जरूरी होता है, लेकिन असली स्वाद तब आता है जब कंफ्यूजन, कोइंसिडेंस और कॉन्फिडेंस का थ्रीसम होता है। शेखपुरा बिहार के रंजीत कुमार ऑल इंडिया रैंक 440 लाते हैं और एज एक्सपेक्टेड उत्सव का माहौल होता है। नेता, मंत्री, चोर, सिपाही सब कांग्रेचुलेट करने के लिए उनको आते हैं। भाई के लिए स्टेज सजाया गया। वहां उन्होंने बताया कि उनकी सफलता का राज क्या है और कैसे 4 घंटे पढ़ के उन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया। 4 घंटे पढ़ के और लोग मान गए। 4 घंटे पढ़ के यूपीएससी 4 घंटे। तब तुम्हारा सोच नहीं बदलेगा। मंजिल को उखाड़ना है, मंजिल को लेना है, मंजिल को लेना है। भगवान को लिखा देना कि प्रभु आप किस्मत लिख नहीं सकते हैं, किस्मत मैं खुद लिखूंगा। ना देखो, मे बी ही जस्ट वांट टू टेक द एक्सपीरियंस, लाइक उसे बस चेक करना था कैसा फील होता है ना। मे बी ही जस्ट वांटेड टू फील कि ऐसा फील होता है। बस यहाँ पर स्केच ये था कि AIR 440 कर्नाटका के रंजीत कुमार ने लाया था और बिहार आरा के रंजीत कुमार को अरेस्ट कर लिया गया प्रशासन को चूतिया बनाने के। पुलिस वाला भी हंस रहा है। पर असली चूतिया कटा है बिहार सारण के पुष्पेश सिंह का। बंदा अपना सिलेक्शन रिजल्ट लेके अपने पेरेंट्स के साथ लबासना पहुंचा ट्रेनिंग के लिए, लेकिन लबासना वही जगह ना जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है, लाइक पीपल हु क्लियर्ड द IAS एग्जाम दे गेट ट्रेन्ड देयर। ओके, लबासना वालों ने पुलिस बुला ली क्योंकि भैया जी फेक रिजल्ट लेके रियल एकेडमी पहुंच गए थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि महोदय को चूतिया बनाया गया है क्योंकि वो चूतिया हैं। भाई साहब गुरुग्राम में कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े जिन्होंने इन्हें दावा किया कि 27,500 रुपए में वो इनका एग्जाम इंटरव्यू दोनों क्लियर करवा देंगे और उसके बाद फेक रिजल्ट व्हाट्सएप में भेज दिया और साथ ही साथ अकेडमी जाने का नोटिफिकेशन भी। अबे यार एकदम पैदल बुद्धियों का। अगर पैसा देके ही एडमिशन चाहिए तो मंत्र। नो कमेंट्स। पर जरूरी नहीं कि सफलता हर बार तुम्हारे पास चलकर खुद आए, कई बार उसे रास्ते से किडनैप भी करना पड़ता है। और यही डिफरेंस है च्युइंगम मेंटालिटी में और विनर मेंटालिटी में, जो कि देखने को मिला राजस्थान के बंसूर से निशांत भाई में। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 899 सिक्योर किया और पूरा गांव खुशी से झूम उठा। नेता मंत्री सब इनको बधाइयां देने के लिए आए, इनकी सफलता की कहानियां सुनाई गई। बट जब उनसे रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए रोल नंबर पूछा गया तो वो हिचकिचाने लगे क्योंकि QR कोड स्कैन करने में रोल नंबर कुछ और दिखा रहा था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इन्होंने अपना एडमिट कार्ड ही टेम्पर किया हुआ है और इन्होंने फेक AI जनरेटेड इंटरव्यू की फोटो भी बना दी थी ताकि वो इंटरव्यू में गए हैं। दिस इज द रियल यूज ऑफ AI। इस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए AI का टू कंप्लीट योर ड्रीम्स।
इस बात को वो प्रूव कर सकें। और ये सारे एग्जाम्पल्स अनइंटेंशनली शो करते हैं कि कैसे यूपीएससी का एग्जाम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो तुम्हारे लिए नीट भी था। सॉरी, दुखती नस पर हाथ रख देखिए। आई नो। की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस? पावर, रुतबा, प्रेस्टीज, स्टेबिलिटी, इन्फ्लुएंस, और क्या है? अंडर ब्रिटिश रूल इंडियन सिविल सर्विसेज के तहत जो so we are diving into some history. Okay, lock in. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते थे, उनके पास एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, रेवेन्यू पावर कंबाइंड हुआ करते थे, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। और पहले जिले भी बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और मिनिमल डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी हुआ करती थी। आज भी कौन सी बहुत है? सेम, अभी भी सेम ही हाल है। मतलब एक ही आदमी, जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर, एक ही बंदा। दैट्स काइंड ऑफ अनफेयर, बट स्टिल कौन बोलेगा? हेंस जिले का राजा। लेकिन मेजर चेंज हुआ 1947 में, जब आईसीएस बन गया आईएएस और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बन गई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ऑपरेट होने लग गया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। और इनकी पावर भी सिग्निफिकेंटली कम हो गई। शुरुआत हुई जुडिशरी के सेपरेशन से, एंड देन स्पेशलाइज्ड डिविजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस के फॉर्मेशन से, एंड फिर ग्राम पंचायत और नगर परिषद को ऑटोनॉमी मिलने से। इस तरह के मल्टीपल चेंजेस आने की वजह से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पावर हम जानते थे, वो अब डायल्यूट हो चुका है काफी ज्यादा। इनिशियली सेक्रेटरीट प्राइमरली आईएएस ऑफिशियल्स की टेरिटरी हुआ करती थी, बट अब प्राइवेट एक्सपर्ट्स की लेटरल एंट्री होने लग गई है और बाकी ऑफिशियल्स को भी प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। तो वहां भी एक्सक्लूसिव नहीं रह गए, बट स्टिल डीएम अपने डिस्ट्रिक्ट का किंगपिन है। वो स्टेट गवर्नमेंट का चीफ एजेंट है एंड कोऑर्डिनेटर है मल्टीपल टेक्निकल डिविजन्स का। एंड यूजुअली लोग इस पावर को कॉनोटेट करते हैं रॉब से चलने से, या फिर अपने सबऑर्डिनेट्स को चमकाने धमकाने से, और खुद को सुपीरियर मानने से, जबकि एट द एंड वो बस एक सिविल सर्वेंट है, नौकर है देश का। The myth that people have about the civil service is that the civil service is all powerful. That in my experiences is not so. I mean, politicians do call the shots in many ways than before, and particularly than before. I would say that even 30-35 years back, just on the verge of me entering the service, I think bureaucrats had a lot more freedom, and there were certain areas that politicians wouldn't interfere. For example, most politicians, of course, certain jobs politicians always pick the bureaucrats of their choice. But earlier the tendency was that in many jobs a bureaucrat would be left largely to decide who his or her team would be. And there was a certain single line of command. Civil servant by definition means servant of the civilian or the people. So theoretically hierarchy ऐसी है कि सबसे ऊपर है people, then constitution, then legislature, then executive, and then civil servants. क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को हर तरीके से कनेक्ट करती है और ग्राउंड लेवल पर भी काम करती है, इसलिए चाहे जुडिशरी हो चाहे लॉ मेकर्स हो, पूरी तरीके से इन पर ही डिपेंड करते हैं डेटास के लिए, सजेशंस के लिए। इनकी सैलरी पब्लिक मनी यानी कि टैक्स से मिलती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं, एंड देयर इंटायर एग्जिस्टेंस इज जस्टिफाइड ओनली बाय पब्लिक वेलफेयर। अब यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, जो मिनिस्टर है, वो इनका मास्टर नहीं है, बल्कि इमीडिएट सुपरवाइजर है, जिसको अल्टीमेटली लोगों के हित में ही काम करना है। लेकिन डिफरेंस आता है अकाउंटेबिलिटी का। सिविल सर्वेंट्स के पास ऑलमोस्ट जीरो अकाउंटेबिलिटी है। वो इलेक्ट होके आते नहीं है, तो पब्लिक प्रेशर से उनका कोई लेना देना नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा उनका ट्रांसफर हो सकता है। आरटीआई एग्जिस्ट करता है, बट रूटीनली डिले हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली उनके ही लोग बैठे हैं वहां भी। और प्रमोशन वगैरह के लिए जो परफॉर्मेंस है, वो भी कौन इवेलुएट करता है? मिनिस्टर्स। इसलिए उनको पब्लिक से कोई लेना देना तो है ही नहीं, जबकि उनका काम पब्लिक के लिए है पूरा। थियोरेटिकली जो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल फॉलो किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो मेन डॉक्ट्रिन है, जो प्रिंसिपल है, वो बात करता है मिनिस्टीरियल अकाउंटेबिलिटी की, यानी कि जो मिनिस्टर है वो डिसाइड करता है और सिविल सर्वेंट एग्जीक्यूट करता है। ना जो सिविल सर्वेंट है उसको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना होगा, लॉयल होना होगा इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और एनोनिमस होना होगा, यानी किसी भी काम का क्रेडिट मिनिस्टर लेगा या फिर ब्लेम भी वही लेगा, बट वो मिनिस्टर का यस मैन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि भाई ने बोला करने का तो करने का। नेता तो अनपढ़, मतलब पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता ना। वो कुछ भी इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या करप्ट काम करने को बोलेगा, तो एक रिस्पॉन्सिबल आईएएस की कुछ पर्सनल लाइबिलिटीज भी होती है। वो कल को कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि पर नेताजी ने बोला था तो किया ना, आई वाज जस्ट फॉलोइंग माय ऑर्डर्स। अबे चूतिए। लेकिन वहीं पर एक आइडियल आईएएस ऑफिसर को कर लेना चाहिए, नहीं तो ट्रांसफर हो जाता है। सरदार पटेल जी ने ब्यूरोक्रेसी या फिर आईएएस को स्टील फ्रेम कहा है देश का, जिसका मतलब सिविल सर्वेंट के पास स्पाइन होना चाहिए ऑनेस्ट एडवाइस देने का, भले ही एट मोमेंट वो कितना भी इनकन्वीनियंट हो। पॉलिटिकल प्रेशर को उसे रेजिस्ट करना होगा जब लाइंस क्रॉस होने लग जाएं, बट इन रियलिटी सिस्टम चला गया कंप्लायंस की तरफ, जो कि फर्स्ट एआरसी या फिर कई सारी रिपोर्ट्स में समझ भी आता है कि ब्यूरोक्रेटिक कल्चर सब सर्वेंट बन चुका है या फिर बनता जा रहा है पॉलिटिकल मास्टर्स का, और चूतिया कट रहा है किसका? जनता का। हमारा
यस इट इज अ प्रेस्टिजियस जॉब, इसमें बहुत रिस्पेक्ट है क्योंकि ये इंडिया के टॉप सर्विसेज में से एक है, बट वो रिस्पेक्ट अक्रॉस प्रोफेशंस होने चाहिए थे। और जिस रिस्पेक्ट जिस प्रेस्टीज की बात इस प्रोफेशन में की जा रही है, मुझे लगता है कि वो हेविली इन्फ्लुएंस्ड है हमारे कॉलोनियल माइंडसेट से। हमारा वो कॉलोनियल नशा आज तक नहीं उतरा है, जिसकी वजह से हम इसको इतना महान मानते हैं। डीएम एक पावरफुल पोजीशन बिकॉज उसका हर सेकंड इंपॉर्टेंट है, उसके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसको वो निभाए ढंग से ना, अगर तो उसके पास टाइम कम पड़ जाएगा। इसीलिए उसको इतनी सारी एमिनिटीज मिलती हैं, पर्क्स मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, नौकर मिलते हैं, लेकिन अधिकांश तो अपना बेसिक काम बिना करप्शन के नहीं कर पा रहे हैं। यू मे से कि पॉलिटिशियंस इंडिया के सबसे करप्ट लोग होते हैं, बट इन माय ओपिनियन ब्यूरोक्रेसी का जो बी है वो स्टैंड करता है ब्राइब के लिए। ways to do some significant thing for the country as well as our northeastern region. वीडियो में ये That's something good. महाशय कह रहे हैं कि मेरा ड्रीम है मैं देश और खासकर नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ काम करूं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे ये शख्स 2021 बैच के आईएएस अफसर धीमान चकमा है। जून 2024 को इन्हें You can't trust any fucking one, man. 10 लाख घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। कुछ लोग तो एथिक्स पर बुक लिखकर फ्रॉजरी जैसा एथिकल काम करते हैं। राष्ट्रपति ने जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और जिला पंचायत सीईओ नागार्जुन गौड़ा को 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया, लेकिन जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बाहर आईं तो हकीकत कुछ और निकली। पता चला कि कुएं के नाम पर 2-2 फीट के गड्ढे खुदे हुए थे। शाहपुरा पंचायत के जिस खेत में कागजों पर तालाब दिखाया गया था, वहां दूर दूर तक कोई तालाब ही नहीं था। पिलानी माल पंचायत में पुराने स्टॉप डैम पर 4 लाख रुपए का नया सीमेंट पोतकर काम पूरा, और कोई कुछ कर भी नहीं सकता। कुछ नहीं होगा उन लोगों को, कुछ घंटा कुछ नहीं होगा। दिखा दिया गया। इन तस्वीरों में भी वाटर हार्वेस्टिंग के दावे के साथ अपलोड की गई दर्जनों तस्वीरें एआई से। बंदे ने हटाई तक नहीं, एआई का लोगो अब उधर ही लगा हुआ है। उसने इतनी मेहनत भी नहीं की, हल्का क्रॉप मार लूं। प्रीमियम हटाओ, प्रीमियम दूर की बात है, इसलिए क्रॉप कर। और कितनी रियल है ब्रो, हद से ज्यादा रियल है ये। इट डोंट इवन लाइक, अगर मैं ये हटा दूं, इतना पार्ट हटा, इसके ऊपर ऐसा मैं रख दूं माउस अपना, उसमें ध्यान मत दो, ऊपर पूरी इमेज इतनी रियल लग रही है। बनाई गई थी। वैसे अक्टूबर 2025 में नागार्जुन गौड़ा पर एक सड़क निर्माण कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगा। आरोप था कि इन्होंने कंपनी पर लगे 51 करोड़ रुपए के जुर्माने को घटाकर 4032 रुपए कर दिया। अपनी ड्यूटी को महान काम समझ के सोशल मीडिया में हीरो बनते हैं, और जहां हीरोगिरी दिखानी चाहिए वहां फूफू करने लगते हैं। बाद में आरोप लगे कि जल संचयन पोर्टल पर बाड़मेर के मामले में अपलोडिंग ऑफिसर टीना डाबी के नाम। ये न्यूज कभी नहीं आती बाहर, ये न्यूज नहीं आती। मीडिया कभी इस न्यूज को नहीं दिखाएगी, एंड इट विल बी बरीड। ऑल दिस शिट वुड बी बरीड इन फकिंग सैक। नाम से एक ही फोटो को कई बार अपलोड किया गया है। उदयपुर में तो वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स के नाम पर वेडिंग कार्ड अपलोड कर दिया गया। और आजकल का ये बड़ा कॉमन सा ट्रेंड है कि सोशल मीडिया में अपना बेसिक काम ऐसे पोर्ट्रे करना कि जैसे आप कोई महान काम करो, समाज सुधारक उतर गए भी सड़क में। सर ये बीजेपी ने तो यही है ना। बीजेपी का क्या हो तुम? बीजेपी का सर मैं कुछ नहीं हूँ, हमारे फैमिली मेंबर में। फैमिली मेंबर में क्या है? जी सर, वो सांसद है सर। सांसद? जी सर। आस्था जैन ऑल इंडिया ठुक गए। अब कर लो, भिड़ लो। रैंक 9, दुकानदार की बेटी बनी IAS। ये था न्यूज मीडिया में चलने वाला हेडलाइन। इन्होंने 2023 में यूपीएससी क्लियर किया, ऑल इंडिया रैंक 131 लाया और EWS कैटेगरी से IPS बनती हैं। बाद में 2024 में ये फिर एग्जाम देती हैं और इस बार जनरल कैटेगरी से, तब इनका रैंक आता है 186। 2025 में ऑल इंडिया रैंक 9 विथ EWS कैटेगरी। बट हियर्स द कैच, EWS कैटेगरी से रैंक सिक्योर करने वाली आस्था जैन का क्लास 10th गुजरा है स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल शामिल से, क्लास 12th भी वही हुआ इनका, और ग्रेजुएशन इन्होंने किया है मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इन लगभग 950 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट 90% इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम एफ्लुएंट सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा। एंड ये चीज बहुत कम डिस्कस की जाती है कि जो सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, वो या तो किसी और सर्विस में थे पहले, या फिर उन्होंने IIT, IIM, MBBS टाइप की बैकअप डिग्री पहले से ही बना रखी है। हेंस मनी, टाइम एंड बैकअप, तीनों रिसोर्सेज हैं इनके पास। बट हेडलाइन क्या बनता है? चपरासी की बेटी ने यूपीएससी क्लियर कर लिया, दुकानदार की बेटी ने यूपीएससी क्लियर कर लिया, सो दैट वैलिडेट कर सकें टू मेक अस फ्रीकिंग फील कि भाई ओह यू ऑल। सभी मूवीज बनती हैं लाइक इन द फकिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दे टेक वन पर्सन और शो देम एज कि भाई ये है बेंचमार्क,
लाखों लोगों की होप को जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और खुद को अगली रैक टू रिचेस स्टोरी का हीरो मानते हैं और फंड करते हैं इस करोड़ों की यूपीएससी ड्रीम सेलिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, और वो भी आपका ये भरम नहीं तोड़ने वाले ताकि आपकी इसी होप पर वो मस्त तरीके से कैपिटलाइज कर सकें। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि हर किसी की जर्नी अगर सेम नहीं होती है तो रास्ता क्यों सेम चूज करते हो भाई तुम्हारी लाइफ है, प्ले सेफ प्ले गुड, किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत थोड़ी है। अगर है शॉर्टकट तो अपनाओ, अगर है बैकअप तो लो उसको। आई गेट इट वो लॉन्ग जंप वाला थ्योरी कि एक लंबी छलांग की तैयारी करो ताकि कहीं तो पहुंचो, पर छलांग तो मारो। क्या बच्चों 6-7 साल तक तैयारी करते रह जाते हैं और लोगों का यही ऑब्सेशन कि निकालना तो IAS ही है, उनको मजबूर करता है शेडी हरकतें करने के लिए, और ये कल्चर सही बन चुका है। तो इसलिए मैं आरफा उस्मानी जी की कोई गलती नहीं मानता यहाँ पर, वो बस उस कल्चर में ब्लेंड होने की कोशिश कर रही थी। 2023 में ऑल इंडिया रैंक 111 के साथ आईपीएस बनने में मजा नहीं आ रहा था, तो 2025 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 124 रैंक लाना उनको सही लगा क्योंकि ये कल्चर का पार्ट था। कोई फिजिकल डिसेबिलिटी का कार्ड खेल लेता है, कोई ईडब्ल्यूएस का कार्ड खेल लेता है। अल्टीमेटली लोग अपना सपना पूरा कर रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। पर यूपीएससी को उससे भी दिक्कत, उन्होंने नए लॉज ला दिए री अटेम्प्ट को कम करने के लिए। अब इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आईएएस या फिर आईआरएस री अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि मैं नौकरी में आके अपना काम करूं तो अपना रैंक वगैरह इंप्रूव मत करूं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में अगर मेरे पास सिंगल डिजिट रैंक नहीं है और मैं आईएएस हूं और आईपीएस और ग्रेड ए सर्विस वाले बस एक अटेम्प्ट दे सकते हैं और उसके बाद देने के लिए कुछ और भी देना पड़ेगा, जैसे कि अपनी नौकरी से रिजाइन। भाई अगर सरकार एक कैंडिडेट के ऊपर ट्रेनिंग में लाखों खर्चा करती है और वो सर्विस ज्वाइन करके अपना काम करता नहीं, फिर से रैंक इंप्रूव करने में लग जाता है, तो ये तो उसका पर्सनल गोल, पर्सनल मोटिवेशन है। ये क्या बात हुई कि सीट एलोकेट की है, कैंडिडेट छोड़ के चला गया तो न्यू रिशफल होता है, सिस्टम इंस्टेबिलिटी आती है, तो वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। माना कि सर्विस लाइक आईएएस आईपीएस रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, पर कमिटमेंट के लिए रैंक भी तो चाहिए। और भाई जो फ्रेशर एस्पिरेंट है उसको कैसे पता चलेगा कि कॉम्पिटिशन कैसा होता है, जब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है अपने एक्सपीरियंस का एडवांटेज लेके जो एग्जाम के पैटर्न को समझ चुके हैं वो न्यू कैंडिडेट्स के चांस को कम नहीं कर देंगे, तब तक कंपटीशन का फील कैसे आएगा। भाई इन माय ओपिनियन देश सेवा करने के लिए आईएएस ही बनना पड़ता है, उसके अलावा कुछ और मिल गया, आईपीएस मिल गया, ग्रेड ए सर्विसेज मिल गई या फिर कोई और सर्विस कर लिया आपने, तो आप देश सेवा नहीं कर सकते। सैल्यूट आपके परिश्रम को। तो अगर आपको देश सेवा करना है तो आईएएस बनना ही पड़ेगा, ये तो क्लियर ही है। बाकी तुम बताओ तुम्हारी। दिस वाज अ ग्रेट वीडियो, दिस वाज अ गुड वीडियो। तो वीडियो पसंद आई तो नीचे मेल चैनल की लिंक है, थर्ड पार्ट किसी सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो पे, बाय।